हेलो दोस्तों, मैं पांडे सर। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक। तो पहला है, व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण ध्रुवण अपवाह वेग को प्रभावित कीजिए। तो व्यतिकरण क्या होता है? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें किसी एक ही माध्यम में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम हो जाती है। यह घटना व्यतिकरण कहलाता है। क्या कह रहा है? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें किसी एक ही माध्यम में गमन कर रही होती हैं, उनके अध्यारोपण के पश्चात यानी मिलने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी या तो बहुत ज्यादा होती है तो क्या होती है, कम हो जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते क्या है? व्यतिकरण कहते। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अगला है ध्रुवण। जब प्रकाश तरंगें किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से निकलने के पश्चात केवल एक निश्चित दिशा में कंपन करती है, उसको हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी जब प्रकाश तरंगे किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से यानी प्रिज्म से निकलने के पश्चात केवल एक निश्चित दिशा में करती है, कंपन करती है, तो उसको हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, पहले हम लोग समझते हैं व्यतिकरण। जैसे मान लीजिए कोई डीजे होता है, मतलब डीजे दो डीजे का साउंड है, दोनों साउंड को सामने सामने रख दीजिए, मतलब ऐसे 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 रख दीजिए। होगा क्या? जब ए साउंड बजेगा तो इसका साउंड ए भी बजे, दोनों बज रहा है, तो होगा क्या? एकाएक। कभी कभी ऐसा होगा, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का आवाज एकाएक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। एकाएक क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यतिकरण बोलते हैं। ध्रुवण क्या होता है? जिसे हम लोग देखते होंगे, जो गाड़ियां होती है, फोर व्हीलर होती हैं, बस हो गया, कुछ भी हो गया, जितनी भी फोर व्हीलर गाड़ियां होती हैं, जो उनका मेन कांच होता है, जो ड्राइवर के पास जो कांच लगा होता है, अब अगर हम लोग दो चक्के गाड़ी बैठे हो तो क्या होता है? अगर सामने वाली गाड़ी आ रही होती है, बहुत खतरनाक प्रकाश पड़ता है। तो इसमें जो लगाया जाता है, पोलराइजेशन का प्रयोग किया जाता है बड़ी गाड़ियों में। क्या होता क्या है? जब प्रकाश सामने से आएगा तो जो कांच होता है, अब उस कांच में पोलराइजेशन का प्रयोग किया जाता है। पोलराइजेशन प्रयोग करने से होता क्या है? अब जब प्रकाश ड्राइवर के पास पहुंचेगा तो वो पोलराइज करता क्या? प्रकाश को छान देता है प्रकाश से। अब उसके पास वही प्रकाश तरंगे आएंगे जो एकदम परपेंडिकुलर होंगे उसके, यानी उसके परपेंडिकुलर होंगे, वो आराम से वो ड्राइवर आराम से चलता रहेगा। नहीं तो डायरेक्ट पूरा प्रकाश आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ले जाना रहेगा उधर, ले चलेगा, खाने में चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ध्रुवण कहते हैं। अगला क्या है? अफवाह वेग। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अफवाह वेग कहते हैं। कहा क्या रहा है? जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, जोड़ करके हम लोग पोटेंशियल स्थापित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी सर्किट में जिसमें बैटरी लगी होती है, बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है, और जो करंट का फ्लो होता है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। यानी जब किसी परिपथ में, किसी सर्किट में बैटरी लगी हुई है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वह ऋण से प्लस की ओर जाएगा, और जो धारा बहेगी वह प्लस से माइनस की ओर जाएगी। यही कहना चाह रहा है। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव की क्या करते हैं? सूक्ष्म वेग से, बहुत कम वेग से गति करने लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि अपवाह वेग कहते हैं। अगला क्या है? अगला है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एलसीआर परिपथ क्या होता है? जब किसी प्रत्येक धारा परिपथ में कुंडली यानी प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि एलसीआर परिपथ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब किसी प्रत्येक धारा परिपथ में कुंडली, प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि एलसीआर परिपथ कहते हैं। ठीक। आगे क्या है? परिपथ में कुंडली, संधारित्र तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः प्रत्येक सिरों पर धारा आई कमान क्या होगा? समान होगा, परंतु विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक। यानी अगर कोई किसी, जो तीनों कुंडली हो गए, संधारित्र हो गए, प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में होता क्या है? धारा का मान समान होता है, परंतु वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। वो ये कहना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में होगा क्या?
हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बीएल माइनस बीसी का स्क्वायर। जो बीएल होता है यानी कुंडली का जो पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, अग्गामी होता है, किससे, संधारित्र से। तो यहाँ पर क्या होता है, बीएल और क्या होता है, आई एक्सएल, बीसी क्या होता है, आई एक्स सी होता है, अब होल स्क्वायर हो जाएगा। आई क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर आई स्क्वायर कॉमन हो गया, पूरे में आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब जो यहाँ पर बी है ये प्रतिबाधा के लिए आएगा, हम लोग यहाँ पर ओम के अनुसार लगाएंगे, बी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। यहाँ जो आर है ना, ये तीनों कण हो रहा है, कुंडली कण भी हो रहा है, संधारित्र कण भी हो रहा है, प्रतिरोध कण भी हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबाधा। यहाँ पर बी बराबर क्या होता है, आई जेड हो गया, तो आई स्क्वायर कट जाएगा तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर समझने वाली मेन चीज ये है, एक्सएल को हम लोग कहते क्या है, ये है प्रेरकी प्रतिघात और ये क्या है, धारती प्रतिघात। यानी प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और धारती प्रतिघात एक्सी बराबर क्या होता है, वन अपान ओमेगा सी होता है। और जब कहेगा अनुनाद कंडीशन में, तो अनुनाद कंडीशन में होता क्या है, जो धारती प्रतिघात का मान होता है वह क्या होता है, जो प्रेरकी प्रतिघात का मान होता है धारती प्रतिघात मान क्या होता है, बराबर होता है। उस कंडीशन जो फॉर्मूला निकल के आता है फ्रीक्वेंसी का, या बराबर वन अपान टू पाई करड़ी में एलसी आता है, बहुत मेन होता है, ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी का। अगला क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, बहुत मेन है ये। क्या है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम दिए थे। पहला नियम क्या है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह परिवर्तन तब तक होता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। यानी फैराडे ने अपने पहले नियम में कहा, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मन में परिवर्तन होगा, यानी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसमें क्या होगा, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल उसमें क्या होगा, एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। धारा में इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रेरित धारा कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। यह परिवर्तन तब तक होगा, यानी उसमें ईएमएफ तब तक जनरेट होगा जब तक उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, यानी धारा प्रवाहित उसमें होती रहेगी। ठीक, इन्हीं के नियम के आधार पर आज जो मैग्लेव ट्रेनें चल रही हैं जापान वगैरह में, इन्हीं के सिद्धांत पर काम करता। सोचिए मैग्लेव ट्रेन 560 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सब फैराडे के नियम के सिद्धांत पर काम करते हैं मैग्लेव ट्रेनें, मोनो ट्रेनें। ठीक, द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है, इस नियम क्या बताया गया है, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक मान क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो ईएमएफ होता है वह फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यानी ई प्रोपोर्शनल क्या होता है, माइनस डी फाइव अपॉन dt होता है। यानी ये वह उसी परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। इसी हम लोग कहते हैं क्या, लेंज का नियम। यानी फैराडे के दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं क्या, लेंज का नियम। लेंज का नियम ऐसे समझिए, एक मूवी आई थी, ठीक, अमिताभ बच्चन की, बागवान मूवी। तो बागवान मूवी में अमिताभ बच्चन के लड़के, 3-4 लड़के थे। सोचिए एक माँ बाप 4-5 लोगों को पाल लेते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 4 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो वो बेहतरीन उदाहरण हो गया, मतलब जिसके कारण वह उत्पन्न हो रहे हैं उसी का समय आने पर विरोध करने लगते हैं। कहते नहीं कि एक कुआं मिलकर 4 कुआं भर देंगे, चारों कुआं मिलकर एक कुआं नहीं भर पाएंगे, यही चीज कहा है यहाँ पर। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डी फाइव अपान dt में जितना परिवर्तन होगा उसमें ईएमएफ उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा तो ईएमएफ कम जनरेट होगा, धारा कम बहेगी। फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होगा, उसमें धारा ज्यादा बहेगी। अगला क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होती हैं। क्योंकि तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम
ईथर की परिकल्पना एटमॉस्फेयर में कर लिया। ठीक, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण हेतु एक सिद्धांत प्रतिपादित की जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर सभी तरंग सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं तो तरंगांक कहलाता है। यानी हाइगेंस का मानना ये था, जो प्रकाश तरंगे होती हैं, प्रकाश जो प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में संचित होता है, चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में क्या होती है, समान रूप से संचित होती हैं। क्योंकि तरंगों को चलने के लिए किसी मीडियम आवश्यकता होती है, तो हाइगेंस ने क्या मान लिया, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर मान लिया। ठीक, वायुमंडल मान लिया, ईथर पूरा क्या सर्वव्यापी फैला हुआ है। ठीक, तो अलग मैटर हो गया। क्योंकि देखिए फिजिक्स में अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रकाश से रिलेटेड अलग अलग मत दिए। जैसे न्यूटन ने कण का सिद्धांत दिया। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश होता है वह कण की भांति व्यवहार करता है। अब जब लोगों ने इनका विरोध करना, फिर भाई कण होगा तो अगर कोई पत्थर हम किसी को मारेंगे, हैं? कोई पत्थर न मारे मेरे दीवाने को, तो वही चीज अगर पत्थर से अब सोचिए, अगर कण होगा तो अगर किसी पर पहुंचेगा, मान लो प्रकाश है तो आएगा ही उसके पास, तो उसको चोट लगेगा। तो लोगों ने विरोध किया, तो कहा भैया नहीं, प्रकाश कण तो है लेकिन उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, नगण्य होता है। उसी प्रकार से जब हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश एक तरंग है, तो लोगों ने कहा बचवा, प्रकाशवा तो प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम चाहिए, उसको माध्यम चाहिए। तो कहा ठीक है, मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं कि ब्रह्मांड में क्या फैला हुआ है, ईथर फैला हुआ है, उसी से क्या होता है, प्रकाश चलता है। ठीक, ये मेन चीज था। अगला क्या है, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरणा को समझाइए। स्वप्रेरण, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं कि हाँ, स्वप्रेरण। यानी जब कोई लड़का अपने ही के कारण क्या होता है, प्रेरित होता है, स्वयं कारण क्या होता है, प्रेरित होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि हाँ, स्वप्रेरण। अब मान लीजिए पड़ोसी वाला कोई गाड़ी ले लिया, अब उसको देख करके अगर हम हो जाए अगले दिन क्या ले लेंगे, जमीन बेच करके ले लेंगे गाड़ी, तो क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरणा हो गया, नहीं देखी देखा काम। ठीक, तो स्वप्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या है, स्वप्रेरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में टेस्ट हुआ, अब दो चार लड़के टॉप कर गए, मतलब 50 नंबर पा गए, 49 नंबर। ठीक, अब हुआ क्या, जो लड़के गधा वाले होंगे वो भी लोग देख के क्या होंगे, थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगे और वो भी उसकी तरह बनने का प्रयास करेंगे। ये क्या होता है, अन्योन्य प्रेरणा होता है। यानी जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी भी एक कुंडली की धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल प्रभाता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, यानी इंड्यूस्ड करंट बहने लगती है। इस क्रिया को अन्योन्य प्रेरकत्व तथा घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। मतलब जब दो कुंडली है, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी भी एक कुंडली के धारा के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखे दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण ऑटोमेटिक ही क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व तथा घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्पतम सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित होते हैं, इस निकाय को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। वैद्युत ध्रुव कहते हैं। मतलब जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत ध्रुव। ठीक, समान परिमाण के आवेश हो, तो दोनों पर क्या हो, आवेश समान हो और बहुत कम दूरी पर स्थित हो। जैसे मान लीजिए Cl2 है, ये Cl है, तो इनके जो परमाणु है, मान लीजिए Cl है, तो Cl में हाइड्रोजन क्लोरीन बहुत दूर नहीं होता भैया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण जो क्लोरीन होता है वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचे हुए रहता है, जिसके कारण इसकी बी दूरी क्या होती है, घट जाती है। ठीक, वही कह रहा है, जब दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं, इस निकाय को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत ध्रुव निकाय की रचना करने वाले में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब जो रचना बन रही, रचना में से
एक आवेश ले लेते, उनके बीच डिस्टेंस ले लें। मान लीजिए ये दो ए निकाय है, एक मिले हैं बैठे, एक मिले हैं बैठा है, तो इसमें से भैया 2 आवेश होगा, एक आवेश यहाँ होगा, एक आवेश यहाँ होगा। तो एक इस आवेश ले लीजिए, इनके बीच दूरी ले लीजिए, यानी आवेशवा और दूरिया को गुणा कर दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक, आगे अगला गॉस का प्रमेय क्या है, भैया हर साल पूछता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, इसे गणितीय रूप में फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। चलिए एक बार हम लोग फिर पढ़ लेते हैं स्वप्रेरण तथा न्यून प्रेरण। ठीक, तो स्वप्रेरण क्या, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या है, स्वप्रेरण। अन्य प्रेरण, जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या, न्यून प्रेरण कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए प्रमुख शर्तें क्या है, लिखना है। ठीक, पहला क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम मान यानी देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी प्रकाश का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है और तीव्रता पर नहीं। प्रकाश के धात्विक सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, कोई समय पश्चात नहीं होती है। यानी होता क्या है, मान लीजिए कोई धातु है, धातु है, इस पर प्रकाश पड़ा, तो किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ते ही उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। यानी ये नहीं कि अभी प्रकाश पड़ा, भी प्रकाश इसको सोख रहा है, ये धातु इसको प्रकाश को सोख रहा है, और सोखने के 5-4-5 मिनट बाद क्या, सोखने के बाद प्रकाश निकालेगा नहीं, जैसे ही प्रकाश पड़ा वह प्रकाश का तो तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। यानी प्रकाश के आने और जाने में कोई समय पश्चता नहीं होती है, यानी समय अंतराल नहीं होता है, बहुत गैपिंग बहुत कम होता है। ठीक, तो वही जो प्रकाश उत्सर्जन नियम है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम मान से अधिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है और तीव्रता पर नहीं। यानी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वह आवृत्ति पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, परंतु इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। प्रकाश के धात्विक सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी कोई समय पश्चात नहीं होता है, नहीं कि इंतजार करेगा, वेट करेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखिए। क्या हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था, तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे के काल्पनिक माध्यम ईथर में संचित होती हैं। इस सिद्धांत ने परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण की सफल व्याख्या की, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव और ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सका। ये जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था, इस सिद्धांत से हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या स्पष्ट रूप से कर सके। परिवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी व चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उसको कहते हैं परावर्तन। और जब कोई प्रकाश किसी माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, इसको हम कहते हैं अपवर्तन। व्युत्पन्न पढ़ाई दी है वहां पर। ठीक, लेकिन जो हाइगेंस का सिद्धांत था, यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव और ध्रुवण की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। अगला है पीएन संधि डायोड पद की संरचना स्पष्ट कीजिए। तो भैया पीएन संधि डायोड एकदम विस्तार से पढ़ाया गया है। होता क्या है, पीएन संधि के निर्माण के दौरान पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन संधि के आर पार विकसित होते हैं, वे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे संधि के पास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां कोई गतिशील आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होल नहीं होता है। इस क्षेत्र को अवक्षय परत कहते हैं। एन क्षेत्र की ओर धनात्मक आयन और पी क्षेत्र की ओर ऋणात्मक आयन क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, जिससे एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। यानी जो पीएन संधि डायोड होता है, पी क्षेत्र में क्या होते हैं, पी क्षेत्र में होल। ठीक, मतलब वहां पर क्या होता है, पी क्षेत्र में बताया क्या गया, यानी पी क्षेत्र में होलों की अधिकता होती है और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या होते हैं, जब बैटरी लगाया तब क्या होते हैं, होल
एन क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जो लेयर बनता है वो अच्छे परत में होता है, होल इलेक्ट्रॉन दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। और निरस्त होने से क्या होता है, इसमें करंट प्रवाहित क्या होता है, करंट का प्रवाह होना बंद हो जाता है। जब बैटरी लगाया जाता है तो क्या होता है, अब क्योंकि बैटरी से वोल्टेज ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर ओछे पत्र में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे थे, तो वोल्टेज ज्यादा होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। अगला हम लोग समझेंगे अर्धचालक के प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, नैज अर्धचालक, निज नहीं है, नैज अर्धचालक क्या होता है, ये शुद्ध रूप में होते हैं, जैसे शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है। यानी जो नैज अर्धचालक होता है उसमें कोई मिलावटी नहीं होता है, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। बाह्य अर्धचालक, इनमें अशुद्धियां मिली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डोपिंग। ठीक, ये अशुद्धियां मिलाने या डोपिंग से बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, यन प्रकार का। यन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, पंच संयोजक अशुद्धि मिलाने पर, जैसे फास्फोरस, जिनसे इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि एन प्रकार का अर्धचालक। इन्हें एक ऐसा अर्धचालक जिसमें पंच संयोजी तत्व अशुद्ध रूप में मिलाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार क्या होता है, ऐसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धिक रूप में त्रिसंयोजक तत्व मिलाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, पी प्रकार का अर्धचालक। त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाने पर, जैसे बोरान, जिनमें होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, पी प्रकार। यानी एन प्रकार के चालक में हम पंचसंयोजी मिलाएंगे तो होगा क्या, पंचसंयोजी मिलाने से 4 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड सिलिकॉन यानी अर्धचालकों से बन जाएगा, जर्मेनियम से। एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा होल में, एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। पी प्रकार के चालकों में 3 इलेक्ट्रॉन का, यानी बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड सिलिकॉन से बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसके बच जाएगा, सिलिकॉन बच जाएगा। वह क्या करेगा, धारा प्रवाह में सहायक होगा। ठीक है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड आपतित प्रकाश की तीव्रता के सीधे अनुपाती होती है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के सीधे अनुपाती होती है, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक, प्रत्येक धातु के लिए एक विशिष्ट न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, चाहे तीव्रता कितनी भी हो। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में भैया यही कहा गया है एक चीज, किसी धातु की सतह से अगर हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उस धातु की सतह पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही, आवृत्ति पड़ रही है, उस प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए। अगर देहली आवृत्ति से प्रकाश की आवृत्ति कम हो जाएगी तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अब क्यों, अगर कम हो जाएगी, जो धातु है अगर उसकी आवृत्ति से कम होगी, धातु की सतह क्या, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। जब अवशोषित कर लेगी तो प्रकाश क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक, अगला क्या है, यह एक तात्कालिक प्रक्रिया है। प्रकाश के धातु सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है, बताया था ना। ठीक, यानी अगर जैसे धातु सतह पर प्रकाश पड़ा, उससे धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो, धड़ाधड़ शुरू हो गया। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी धातु पर प्रकाश किरण का कोई फोटोन आपतित होता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में क्या होती है, व्यय होती है। आइंस्टीन प्रकाश के विद्युत समीकरण क्या कहा गया, जब किसी धातु पर प्रकाश किरण का कोई फोटोन आपतित होता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में क्या होती है, व्यय होती है। पहला क्या है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में। ठीक, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में देहली आवृत्ति है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं जो फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू होती है। एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो एच न्यू बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट प्लस ई के। एच न्यू नॉट को इधर लिख चले आए, एच क्या है प्लांक नियतांक है, न्यू नॉट क्या है, आवृत्ति है। ठीक, यह स्रोत की आवृत्ति, यह देहली आवृत्ति। तो क्या हो गया, एच कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी मैक्स हो गया, एम बी स्क्वायर मैक्स हो गया। ये क्या है, प्रकाश आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आगे क्या है, किरचॉफ हुआ बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। किरचॉफ हुआ बायो सेवर्ट का नियम क्या है, समझना है हमको। किरचॉफ का नियम क्या है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए। प्रथम नियम क्या है, धारा का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, धारा का नियम।
तो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो किरचॉफ ने अपने पहले नियम में क्या कहा? किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त यानी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यही क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम। दूसरा नियम में क्या उन्होंने बोला? इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज का नियम। क्या बोलते हैं? वोल्टता का नियम बोलते हैं। किसी बंद परिपथ लूप के चारों ओर विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला क्या था? धारा का नियम। दूसरा क्या था? वोल्टता का नियम। ठीक। तो धारा के नियम में क्या कहा गया? किसी विद्युत परिपथ में किसी पंथी पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। और दूसरा नियम क्या था? किसी बंद परिपथ के चारों ओर विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अगला है बायो-सेवर्ट का नियम। क्या? बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक। बायो-सेवर्ट का नियम किसी धारावाही चालक के छोटे खंड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताता है। यह निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। डेल बी और क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहां आई क्या है? धारा है। आर दूरी है। थीटा क्या है? धारा की दिशा। और दूरी के बीच क्या है? कोण है। क्या है? कोण है। और म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक। चलिए एक बार हम लोग फिर देखते हैं फैराडे का नियम। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या था? जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक बना रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है, यानी उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक। दूसरा नियम क्या है? न्यूमैन का नियम, उसको हम लोग बोलते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के किसके ऋणात्मक दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे निम्न सूत्र से हम लोग दर्शा सकते हैं। यह ऋणात्मक मान चिन्ह लेंज के नियम को दर्शाता है जिसके अनुसार प्रेरित ईएमएफ उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो चुंबकीय बल रेखाओं गुण क्या निम्नवत है? पहला क्या है? तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। क्यों? कैसे? ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, इसलिए बंद वक्र बनता है हमेशा, क्लोज। ठीक। ये बंद वक्र बनाती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट देती हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। इसे हम कहेंगे एक व्यक्ति एक ही समय पर पूर्व की ओर जाए, वही व्यक्ति उत्तर की ओर जाए या दक्षिण की ओर जाए, संभव नहीं है। ठीक। अगला क्या है? क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये जो चुंबकीय बल रेखा निकल रही है उसके किसी बिंदु पर, भाई रेखा है तो रेखा हम लोग किसे कहते हैं? जो अनंत बिंदुओं से बनी होती है। सोचो अगर रेखा अनंत बिंदु से बनी होगी तो किसी एक बिंदु से हम लोग क्या खींचेंगे? स्पर्शी खींचेंगे, तो स्पर्शी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? जहां क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है और जहां वे दूर दूर होती हैं वहां क्षेत्र कमजोर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और किसी बिंदु पर स्पर्श क्षेत्र रेखा दिशा बताती हैं। ठीक। अगला क्या है? एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। बताया था एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा की श्रेणी। एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व एल, धारिता सी और प्रतिरोध आर होते हैं। परिपथ की कुल प्रतिबाधा जेड जो होती है, प्रतिरोध आर, प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल और धात्वी प्रतिघात एक्ससी का फदिश योग होता है। फार्मूला क्या होता है? जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, जहां एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। प्रेरकी प्रतिघात होता है, एक्ससी क्या होता है? धात्वी प्रतिघात होता है, यानी एक्ससी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसके सिद्धांत लिखिए। तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। आमतौर पर वोल्टेज के स्तर को बदलने के लिए सहायक होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक स्थिर परिपथ से
जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, आमतौर पर वोल्टेज के स्तर को बदलने में सहायक होता है। सिद्धांत क्या होता है इसका? एक अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है एक अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का करता है, अनुप्रयोग है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोधी धारा प्रवाहित करने पर एक परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो द्वितीय कुंडली से जुड़कर उसमें ईएमएफ प्रेरित करता है। ठीक। अगला क्या है, मैक्सवेल का सिद्धांत। देखिए, तो मैक्सवेल का सिद्धांत विद्युत चुंबकत्व के समीकरण, मैक्सवेल के सिद्धांत को उनके 4 समीकरणों के समूह के रूप में जाना जाता है, जो इस विद्युत और चुंबकत्व के मूलभूत नियमों को एकीकृत करते हैं। ये समीकरण ऐसे हैं, जैसे पहला क्या है, गाउस का नियम। ये क्या है, समाकलन यानी होल समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है, ठीक, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है, इंटीग्रेशन बी इंटू बी डॉट डी ए बराबर क्या होता है, 0 हो गया। ये हो गया फैराडे के नियम के अनुसार, इसको चारों जोड़ देता है, इसको जब जोड़ देते क्यों बन जाता है, बन जाता है मैक्सवेल का सिद्धांत बन जाता है। यानी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट ई नॉट डी फाई अपान डी टी हो जाता है।